एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले हमें एक और टॉपिक करना पड़ेगा जो कि ऑब्वियसली इसका बेसिक है। तो वो टॉपिक है हमारा आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है आइए समझते हैं। रीजन एक ऐसा रीजन अराउंड अ मास, एक मास के अराउंड ऐसा रीजन वेर इफ अदर मास इज कीप्ड, अगर वहाँ पे कोई भी अदर मास रखा जाएगा विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो अदर मास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी एक मास का ऐसा रीजन जहाँ पे अगर कोई और मास रखा जाए तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस रीजन को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये इस पूरे मास पे लग रहा है और मास के हर यूनिट पे लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक ठीक है। तो और एक और बात कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसे हम जी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड जिसे हमने ऐसे डिनोट करा है वो होता है फोर्स बाय मास। अब फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा। तो इन दो फोर्सेस के, इन दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 इनटू m2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस अपॉन में रेडियस जो होगा, रेडियस या फिर डी डिस्टेंस जो होगा उसका स्क्वायर। ठीक है। नाउ अपॉन में ये तो हो गया फोर्स, अब अपॉन में एम स्क्वायर कह रहा हूँ m2, यानी दूसरी बॉडी के हर एक यूनिट पे कितना फोर्स लग रहा है वही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। उसी से हम ग्रेविटेशनल फील्ड नाप सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। तो m2 से m2 गया, कितना बचा, ये आया g m1 डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, पहली बात तो m1 थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि F बाय मास क्या होता है, F बाय मास क्या होता है, देखिए फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F बाय मास यानी फोर्स बाय मास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो सिंपल सा मतलब है ये क्वांटिटी है, ये भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो जब भी ग्रेविटी की वजह से कोई एक्सेलरेशन आए तब उसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल जी भी कहते हैं। तो अगर किसी भी प्लेनेट का इसे हम स्मॉल जी भी कह सकते हैं कि किस एक्सेलरेशन से m2 m1 की तरफ खींचा चला आ रहा होगा। और एक और बात, जस्ट वेट, हाँ, एक और बात कि अगर जब हम किसी भी प्लेनेट का निकालते हैं, किसी भी प्लेनेट का अगर हम जी निकालेंगे, किसी भी प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेनेट, वो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा प्लेनेट होगा और प्लेनेट के जस्ट सरफेस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके बीच का डी क्या लेंगे, हम डी लेंगे उस प्लेनेट का रेडियस। ठीक है। तो यानी अगर मेरे को इस ए प्लेनेट का एक्सेलरेशन निकालना है ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना आएगा, वो आएगा जी, अब मास ऑफ प्लेनेट ए अपॉन में डी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, आर यानी रेडियस ऑफ प्लेनेट ए का स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कितना इजी है। तो यही हमारा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ ये तो हमने जनरल पढ़ लिया कि किसी भी प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होगा। अगर हम निकालें अर्थ के लिए, अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, अर्थ के लिए जो जी सरफेस पे लगेगा, अभी हम ना हाइट की बात करें ना डेप्थ की बात करें, जो सरफेस पे लगेगा वो क्या होगा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगेगा इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में जो हमारा रेडियस लगेगा अर्थ का उसका स्क्वायर। और ये पूरी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये बराबर होगी किसके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब वहाँ पे किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या समझे, यहाँ से आप समझे चाहे पॉइंट मास हो, चाहे बड़ा मास हो, चाहे फैदर हो, चाहे पेपर हो, अगर वो किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एस्केलेट हो रहा है तो वो कांस्टेंट एस्केलेशन से ही एस्केलेट होगा। और इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी होता था, एक वैक्यूम बनाया जाता था, वैक्यूम रूम,
आपने ये एक्सपेरिमेंट का वीडियो यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत वायरल गया था। एक छोड़ा था बॉल रखी थी इधर और एक फेदर। अब यहाँ पे था अर्थ का सरफेस, तो अर्थ की सरफेस की तरफ इन्हें 9.8 मीटर पर सेकेंड एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आना था। तो अगर मैं दोनों को छोड़ता हूँ तो दोनों साथ गिरने चाहिए थे, तो और दोनों साथ ही गिरे थे वैक्यूम में। ठीक, वैक्यूम में क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल वे में देखेंगे, नॉर्मल में एयर ड्रैग भी आ जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है वहाँ पे, और भी मल्टीपल फोर्सेस लग जाती है रियल लाइफ में। लेकिन अगर सिर्फ हम वैक्यूम देखें, सिर्फ फ्री फॉल देखें, फ्री इस जो कंडीशन होती है सिर्फ ग्रेविटी के आप कह सकते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई चीज़ फॉल हो रही है तो उसे हम क्या फ्री फॉल भी कहते हैं। तो फ्री फॉल में अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड है, और किसी और प्लेनेट का निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहीं तक था हमारा ग्रेविटेशनल एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब आप एक बात समझिए कि इस चैप्टर से बिल्कुल भी कठिन न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आते। कठिन न्यूमेरिकल्स इन द सेंस कि आपको ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप मेरी कंसेप्चुअल्स वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो कंसेप्चुअल पार्ट का सारा आई कार्ड में मैंने लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हो वहाँ पर भी। लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट, हाँ कंसेप्चुअल पार्ट अगर आपका क्लियर है तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका लगेगा उस क्वेश्चन में, एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल वैल्यूज से। न्यूमेरिकल से मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको खेलना आना चाहिए। जैसे लेट सपोज अगर मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ये अर्थ है और अर्थ पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और मेरे से बोल दे इन दोनों के बीच का आप बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो मैं यही करूँगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही करने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब सिंस जो जी जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है, तो इससे हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, जी एम की जगह वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा? जी आर ई स्क्वायर मास ऑफ बॉडी, तो मास ऑफ बॉडी रहेगा, और नीचे आर ई स्क्वायर था तो उसका आर ई स्क्वायर ही रहेगा। तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कटा, तो आप सिंपल जी एम भी सॉल्व कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर हम सीधा वैल्यू पुट कर देते और सॉल्व कर देते, तो वो बेटा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक तो वैल्यू इतनी बड़ी है, फिर मास ऑफ अर्थ, फिर दूसरा मास आ जाता है, फिर रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ सिंपल ग्रेविटेशनल एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रखनी है 9.8 या फिर 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और जो भी ऑब्जेक्ट का मास है वो आप रखोगे, आपका वैल्यू आ जाएगी। अब आप बताइए टाइम कहाँ पे ज़्यादा लगेगा? इसमें वैल्यू पुट करने में ज़्यादा लगेगा या इसमें? ऑब्वियस ही बात है टाइम यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, या एरर आने के भी चांसेस ज़्यादा है, एरर इन द सेंस गलती होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बस इतना ही था हमारा एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगेन मैं बता दूं इस चैप्टर से बिल्कुल भी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो एक दो होंगे जो मैं आपको कराते चलूँगा, आप बस इस सीरीज़ में मेरा साथ देते चलिए। बाकी अब आपने देखो आपने पढ़ लिया कि अर्थ है, अर्थ के ऑब्जेक्ट पे कोई मास है। अगर लेट से वो जो मास है वो थोड़ा ऊपर है, एच हाइट पे है ना, जैसे लेट सपोज ये अर्थ है, अर्थ का जमीन है, सिंपल सरफेस है, एक तो यहाँ पे मास रखा है, और लेट सपोज ये एच हाइट पे रखा है, तो जो ग्रेविटी ड्यू टू एस्केलेशन है इसमें वेरिएशन आ जाएगा। और वैसे अगर मैं ज़मीन के अंदर खोद के कुछ मास डाल दूँ तो वहाँ पर भी ग्रेविटी ऑफ एस्केलेशन में वेरिएशन आ जाएगा। क्यों वेरिएशन आ जाएगा? क्योंकि आर ई हमारा जो रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का रेडियस है वो कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा या फिर आर ई माइनस डी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन एस्केलेशन, जो ग्रेविटी में वेरिएशन पढ़ेंगे ड्यू टू हाइट। तो आइए इस चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं एंड अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।